हेलो एवरीवन। तो आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं। T20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो चुकी है। लगभग हर एक देश ने अपनी टीम के स्क्वाड का जो फॉर्मेट है वो लगभग डिक्लेयर कर दिया है। इंडिया टीम ने भी अपनी स्क्वाड को डिक्लेयर कर दिया, टॉप 16 और 4 उनके जो रिजर्व प्लेयर हैं। बहुत से सवाल उठ के आए हैं। हालांकि इसके बारे में भी रोहित शर्मा और जो चीफ सेलेक्टर थे अजीत अगरकर सर, उन्होंने आके इंटरव्यू पे ही बोल दिया शायद ये लगभग जो कि मीडिया के सवाल थे वो सवाल के जवाब दे दिए। फिर भी कहते हैं ना कि जिनको क्रिकेट का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, जो कि आईपीएल देख के भी प्रेडिक्शन करने लगते हैं कि अरे इस प्लेयर को भी जगह दे दो, इस प्लेयर को भी टीम में जगह दे दो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हर एक प्लेयर टीम इंडिया में खेलने लगे तो फिर तो क्या ही बात हो जाए। और हमें किसी एक पर्टिकुलर एक सीरीज से और एक आईपीएल के परफॉर्मेंस से हम किसी भी टीम के प्लेयर को जनरली जगह टीम इंडिया में नहीं मिलती। एज अ बड़े बड़े सेलेक्टर बैठते हैं जो कि सारे बुक और रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार से टीम की सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं। फिर भी एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूवर, हमारा भी हक है कि हम सवाल उठाएं और हम कुछ सवालों पे चर्चा करें। तो ऐसे सवाल जो हमारे बीच में उठ के आते हैं उन पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला सवाल उठ के आता है कि शुभमन गिल एज अ रिजर्व, यशस्वी जायसवाल एज अ प्लेइंग, नॉट अ प्लेइंग बट ऑन टॉप 16। क्या ये बात सही है? क्या ये करना चाहिए था? अगर हम हाल ही फिलहाल में कुछ इनिंग्स देखें वर्ल्ड कप आईसीसी ट्रॉफीज में, वर्ल्ड कप में शुभमन गिल ने अच्छा परफॉर्म किया था। अगर हम फाइनल्स की बात छोड़ दें उसके अलावा उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 450 मारी थी उन्होंने। एक अच्छा एवरेज के अनुसार से उन्होंने अच्छा खेला था, उनका एवरेज भी अच्छा था। उनको वर्ल्ड कप की एक अच्छी समझ है। आईपीएल की ज़्यादा जनरली लोग बात करते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आईपीएल को प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती हर वक्त, लेकिन मैं कहूँ कि अगर आईपीएल से भी आप एक प्रायोरिटी लेते हो, एक डिफरेंस लेते हो, तो आईपीएल में भी अभी शुभमन गिल का एक अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है और यशस्वी जायसवाल भी नो डाउट अच्छा खेल रही है। तो लोगों को सवाल उठा कि क्यों नहीं शुभमन गिल उस जगह पे हैं जहाँ यशस्वी जायसवाल है। तो उसमें भी बहुत लोगों के विचार आए थे। तो उसमें एक अच्छा सा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जहाँ पढ़ा था उसमें ये आया था कि लेफ्ट एंड राइट बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए यशस्वी जायसवाल को टीम में रखा गया है। यशस्वी जायसवाल का जो अभी परफॉर्मेंस है राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ, उस पर हम अगर बात करें तो जैसे कि आप देखते होंगे कि वो जॉश बटलर को थोड़ा सा होल्ड अप देते हैं और खुद चार्ज करने जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो टीम से प्रेशर हटाता है और बटलर भी अपनी इनिंग को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। अगर इंडिया टीम के लिए भी उन्होंने ऐसे ही कुछ रोल अदा कर दिया तो कहीं ना कहीं इंडिया टीम एक अच्छे पैमाने तक और एक अच्छे पायदान तक पॉइंट टेबल्स में पहुंचेगी। यशस्वी जायसवाल को प्रायोरिटी दी है तो मे भी एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। और जो मैंने आपको बताया कि जिस ग्रुप पे इंडिया है उसी ग्रुप पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं। साइंस अफरीदी जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं पावर प्ले में हम सब ने देखा है। तो साइंस अफरीदी कहीं ना कहीं अगर यशस्वी जायसवाल उनके कुछ ओवर को खेल गए और रोहित शर्मा के ऊपर से प्रेशर को हटा दिया ना, तो दिस इनिंग्स गोज टू बी वेरी गुड फॉर द इंडिया और वो बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन रिजल्ट दिखाएगा। तो मे बी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का ये जो एक कंट्रोवर्सी का कारण बना है कि क्यों नहीं शुभमन गिल, उसका एक ही रीजन हो सकता है हमारे हिसाब से, जहां तक हमने लोगों से डिस्कस किया है। देन सेकंड चीज में आए हम शिवम दुबे। सबसे एक सवाल उठ के आता है शिवम दुबे को हम किस तरीके से देख रहे हैं। मैं मानता हूँ कि शिवम दुबे स्पिनर बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन हम सब ने देखा है कि शिवम दुबे फास्टर में बहुत तेज फंसते हैं और एज अ बाउंसर शिवम दुबे खेलने में तनी थोड़ा टफ होता है शिवम दुबे को। तो शिवम दुबे को हम किस तरीके से, शिवम दुबे का अगर हम ऑलराउंडर के लोग खेले जा रहे हैं, शिवम दुबे ने अभी हाल में आईपीएल की ट्रॉफी खेली है एक बड़ी, जिसमें कि उन्होंने बॉलिंग की ही नहीं एज अ इम्पैक्ट है। तो आईपीएल का सबसे गंदा रीजन है कि आप 12 लोगों के साथ खेल रहे हो, ऑलराउंडर्स का कोई यूज ही नहीं हो रहा, ऑलराउंडर का कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर बैट्समैन की जरूरत है तो आप बैट्समैन खिला रहे हो, अगर बॉलर की जरूरत है तो बॉलर। लेकिन आईसीसी के मैच में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा निर्णायक अगर कोई बनता है तो ऑलराउंडर बनता है, एक अच्छा रोल अदा करता है एक ऑलराउंडर आईसीसी के मैच में, एक अच्छे टूर्नामेंट में। तो मैं वही बात करना चाहूंगा कि शिवम दुबे अगर एज अ बैट्समैन हम लेके चल रहे हैं तो फिर क्यों नहीं रिंकू सिंह, क्यों नहीं रिंकू सिंह। और अगर हम रिंकू सिंह की बात कर रहे हैं तो फिर से एक नाम से कंपैरिजन करते हैं अक्षर पटेल। हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अक्षर पटेल की जगह हम रिंकू सिंह को जगह दे सकते थे, हमारे पास बैटिंग भी डीप हो जाती। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप हर एक मैच में जडेजा और अक्षर के साथ 2 स्पिनर और हमारे पास 2 साथ में उनको आप जगह दे पाओगे, क्योंकि फिर टीम की बैलेंसिंग ही आप नहीं बना पाओगे उस तरीके से। फिर शिवम दुबे से और अगर हम रिंकू सिंह से हटें, ये सिर्फ इतनी बात नहीं है, अगर आप इनमें विचार विमर्श करोगे तो आपको चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। चलिए फिर हम एक सबसे बड़ा नाम लेते हैं जिसके ऊपर तो बहुत से सवाल उठे, केएल राहुल।
जो कि पिछले T20 वर्ल्ड कप के वाइस कैप्टन थे, और आज वो टॉप 16 में भी नहीं है, वो रिजर्व में भी नहीं। मतलब हम बात करें कि उनके परफॉर्मेंस की, तो हम सबको पता है कि स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं केएल राहुल की आती है सामने कि हाँ उनके स्ट्राइक रेट थोड़ा कम हो जाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब जब केएल राहुल के ऊपर कोई ऐसी सिचुएशंस आई है कि उनको प्रेशर झेलना, वो प्रेशर झेलते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप आईसीसी का वर्ल्ड कप का फाइनल देख लो, वो एक तरफ से खड़े थे, कहीं ना कहीं टीम डगमगा रही थी, लेकिन केएल राहुल खड़े थे। और हमको पता है कि केएल राहुल किस क्लास बल्लेबाज का नाम है। एंड हमने सुना कि अजीत अगरकर सर ने इंटरव्यू में बोला कि ऋषभ पंत के खिलाफ ही उनका नाम लिया गया कि ऋषभ पंत टीम में है लेकिन केएल राहुल नहीं, और उनके रन और स्ट्राइक रेट केएल राहुल के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है ऋषभ पंत के अनुसार। Rishabh's batting at 5 for Delhi. That was more the thinking. It wasn't whether KL's better or these guys are better. उसी रन के अनुसार से हम बात कर रहे हैं अगर कहीं तो अजीत अगरकर सर ने उस पर एक अपनी राय रखी कि केएल राहुल ओपन भी किए हैं, फिफ्थ डाउन पे भी खेले हैं, और ऋषभ पंत तो हर टाइम फिफ्थ डाउन पे ही खेले हैं। तो कहते हैं ना कि आपने उनको वो जिम्मेदारियां दी। आपने कहा फोर्थ डाउन में खेलो, वो बंदा खेला। आपने फिफ्थ डाउन बोला, वो बंदा खेला। आपने फर्स्ट डाउन बोला तो उस बंदे ने खेला। लेकिन उसने हर जगह अपने आप को प्रूफ किया है। केएल राहुल ने अपने आप को हर जगह प्रूफ किया है। कुछ मैचेस की बात मैं नहीं कहता क्योंकि इट इज क्रिकेट। क्रिकेट में मैं ये नहीं कह सकता कि हर प्लेयर परफेक्ट ही हर मैच खेलेगा। तो कहीं ना कहीं केएल राहुल का भी सवाल उठता है कि केएल राहुल टीम में क्यों नहीं है। संजू सैमसन मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट पिकअप है टीम इंडिया का अगर कहे, क्योंकि वो एक टैलेंट ऐसा था कि बहुत दिनों से संजू सैमसन अपने आप को टीम इंडिया में देखना चाहते थे, लेकिन उनकी जगह नहीं बन पा रही थी। इस साल की आईपीएल्स में उनका जो परफॉर्मेंस, इससे पहले जो उन्होंने कुछ आईसीसी के मैच खेले, इंटरनेशनल मैच खेले, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और सिलेक्टर्स की नज़र थी संजू सैमसन में, जो उन्होंने पिकअप किया। ठीक है, आपने संजू सैमसन को पिकअप कर लिया। यहाँ सबसे बड़ी बात उसकी आती है कि आप अब केएल राहुल को भी आप बाहर कर दो। ठीक है, सिलेक्शन हो गया, अब वो सिलेक्शन बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उससे बातें तो की जा सकती है कि क्या सोच के आखिरकार ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं। केएल राहुल भी बाहर हो गए। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप टॉप 16 देखो तो आप अपनी प्लेइंग 11 क्या बनाओगे? किसको बाहर रखोगे, किसको अंदर रखोगे? प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी टीम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपनी टॉप 11 क्या देख रहे हो इंडिया टीम की। फिर हम देखते हैं कि आप भी उस सवालों में फंसोगे कि कौन से प्लेयर को अंदर रखना है, कौन से प्लेयर को बाहर रखना है। तभी आप समझ पाओगे कि हमने इन प्लेयर्स को अगर लिया है तो क्यों लिया है, और नहीं अगर नहीं खिला रहे हैं तो फिर इनकी जगह हमको ऐसे प्लेयर्स को लेना चाहिए। जो 4 स्पिनर टीम खिला रही है उस पर भी सवाल उठे। रोहित शर्मा को उस पर एक अच्छा सा जो इंटरव्यू पे जवाब आया था, तो ये आया था कि हम कुछ क्लियरेंस नहीं दे सकते हैं कि कौन सा स्पिनर हमारे लेफ्ट आर्म बॉलरों को ज्वाइन करेगा ड्यूरिंग द मैच, लेकिन ये कि हम बदलाव पूरी टीम, सामने वाली टीम को देखते हुए हम बदलाव करते रहेंगे। गुड वन, उस पर हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो टीम का सिलेक्शन था। हम कुछ प्लेयरों के नाम पे ही जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसी पे बात करेंगे। तो हमने आपको बोला कि आप टीम बना के देखना, तो आपको एक प्रॉपर समझ में आएगा कि कहाँ गलतियां हो रही। अब चलते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी बॉलिंग लाइनअप पे। अगर हम बॉलिंग लाइनअप अपनी देखें तो हमने एज अ फास्ट बॉलर सिर्फ 3 रखे हैं अपनी टीम में, हर्षदीप, सिराज, बुमराह। नो डाउट बुमराह अच्छा कर रहे हैं, वो तो उनके ऊपर कोई बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जसप्रीत बुमराह को डेथ ओवर पे ज्वाइन कौन करेगा? अगर आप अर्शदीप को लेकर चल रहे हो, ठीक है, अर्शदीप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इफ इन केस ये लंबी सीरीज है, बहुत सारे मैचेस होने, अगर अर्शदीप किसी भी मैच पे इंजर्ड हो जाते हैं तो आप मोहम्मद सिराज को इन करोगे। मोहम्मद सिराज, क्या उनकी इकॉनमी देख के मैं समझूं कि क्या वो बुमराह को डेथ ओवर पे ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि T20s में डेथ ओवर बहुत ही क्रूशियल ओवर्स होते हैं किसी भी टीम के लिए। में कोई एक और ऑप्शन क्यों नहीं रखता? एक स्पिनर कम कर देते, कुछ भी करके इधर उधर करके हम एक फास्ट बॉलर क्या और नहीं टीम में रख सकते थे? एक ये सवाल आता है, और इन्हीं सवालों के बीच में अपने ही लोग अपनी ही राय रख रहे हैं, अपनी ही बातों को हम समझा रहे हैं। और होपफुली हमने फ्यूचर नहीं देखा है, बट हम बेस्ट चाहेंगे कि हमारी टीम जीते और हम टूर्नामेंट जीतें और हम ट्रॉफी लेते हैं। और हम अभी एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें से हम अपनी टीम का कंपैरिजन और टीमों से करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम इस वीडियो को यहीं इन करते हैं। अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं कि आपने टीम इंडिया की स्क्वाड देख के आपको क्या लग रहा है कि चीज़ें कैसे होने वाली हैं। और लेट्स एंजॉय द टूर्नामेंट। बेस्ट विशेस फॉर द टीम इंडिया। थैंक यू, बाय बाय।